अगला आर्ग्यूमेंट जो मैंने बताया था दैट वाज अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से मुराद क्या है? ऐसी इकोनॉमी जिससे टैक्सेस जनरेट नहीं हो रहे, ऐसी इकोनॉमी, ऐसे तमाम के तमाम ट्रांजैक्शंस जिनके थ्रू गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कमा रही, स्टेट कुछ भी नहीं कमा रही, वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। लेट्स से अगर कोई अनफेयर मीन्स से बाहर से पैसे भिजवा रहा है, दैट इज अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अगर कोई बंदा स्मगलिंग कर रहा है, दैट इज अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अगर कोई बंदा टैक्स नहीं पे कर रहा, दैट इज अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अगर कोई बंदा लीगल वे से टैक्स को इवेड कर रहा है, दैट इज अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। कस्टम ड्यूटीज पे ना करना इज अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। ये सारे वो चीजें हैं जिनके अगर प्रॉपर तरीके से की जाए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने कहा था जी कि हम वो 50,000 से ऊपर जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उनके ऊपर यू हैव टू गिव योर आईडी कार्ड। उसकी रीजन क्या थी कि आईडी कार्ड अगर अटैच्ड होगा तो यू कैन ट्रेस बैक के ट्रांजैक्शन कहां से शुरू हुई और कहां तक गई। लेकिन अगर आप वो आईडी कार्ड, यही तो बेसिकली उनको मौत पड़ी। अब पूरा हफीज सेंटर जिसकी एक दिन की कमाई शायद अरबों रुपए में होती है, वो सालाना लाखों में टैक्स जमा करवाते हैं। पूरा हफीज सेंटर, लिबर्टी मार्केट, जितनी मार्केट है इनका ये अंदाजा लगा लीजिए। मतलब यू आर अर्निंग मोर बट यू आर नॉट पेइंग टैक्सेस एज पर द डिमांड्स। ये सारी चीजें अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जाती हैं और ये आपकी इकोनॉमी को बहुत वीक करती हैं। फिर इसी तरह हमारी बहुत कम इंटरेस्ट है अपनी वर्क फोर्स को कैश करवाने के लिए। हमने ऊपर बात की थी ना हैवी रिलायंस फॉरेन एड के ऊपर, उसमें हमने डिस्कस किया था हमारी 65% पॉपुलेशन यंगस्टर्स के ऊपर बेस कर रही है और उनको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे, उनको कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिर हमारी पॉपुलेशन का 47 to 49% फीमेल्स हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, लेडी डॉक्टर्स, लेडी इंजीनियर्स, फीमेल नर्सिस, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तमाम लोग जो ये काम करते हैं, शादी के बाद मेजॉरिटी को ये कहा जाता है कि आप घर बैठ जाओ जी। क्यों? आपका हस्बैंड कमा सकता है, आपको खिला सकता है, सो यू शुड सिट होम। अब मेरे ख्याल से मेरी वाइफ, मैं अपनी मिसाल देता हूं, दूसरों को क्यों दूं। मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है, मास्टर्स किया हुआ है, मैं कोई जॉब नहीं करवा रहा। असूली तौर पे शी कैन बी एन अर्निंग हैंड। घर पे हम लोग कोई हायर कर सकते हैं बंदा, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाए तो शी कैन बी अर्निंग हैंड। और अर्निंग हैंड से मुराद सिर्फ ये नहीं होता घर के मामलात में वो हेल्प आउट करेगी। अर्निंग हैंड से मुराद ये होता है जितनी ज्यादा वो अर्निंग हमारे घर की होगी, जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, उतनी ज्यादा सर्कुलेशन ऑफ मनी है। मतलब फर्ज करें मैं अकेला 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, ठीक है, अगर वो भी साथ जॉब करती है तो 20,000 मजीद ऐड हो जाएगा। अब 1 लाख के ऊपर मैं जो चीजें खरीदता हूं, जो ट्रांजैक्शंस करता हूं, उसके ऊपर टैक्स और है। 1,20,000 के ऊपर करूंगा, उसके ऊपर टैक्स जनरेशन और है। ज्यादा लोगों को उससे फायदे मिलेंगे। लेकिन हम उस वर्क फोर्स को कैश ही नहीं करवा रहे जो हमारी तकरीबन आधी पॉपुलेशन है। फिर इसी तरह हमारे डायरेक्ट टैक्सेस कम है और इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? आप खाना खाते जाते हो, 17% जीएसटी पड़ जाता है उसके ऊपर। 1,000 रुपए का खाना खाया, 170 रुपए पड़ गया आपको। आप वो लेके आए हो ऑयल का डब्बा, आप पत्ती का डब्बा लेके आए हो, आप रूफजा लेके आए हो, सिगरेट पीते हो, कुछ भी आपने खाना पीना, जो कुछ भी चीजें यूटिलाइज करते हो, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब ये क्या है? आप डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर रहे गवर्नमेंट को, आप किसी चीज के थ्रू, किसी चीज की बाइंग के थ्रू टैक्स पे कर रहे हो। इसको इनडायरेक्ट टैक्स हम कह सकते हैं लेमैन टर्म्स में। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है कि मैं लाख रुपया कमा रहा हूं और साल में मेरा 12 लाख। अच्छा, तो मेरी इकोनॉमी, हमारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस, हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे ज्यादा हैं, डायरेक्ट टैक्सेस ना होने के बराबर हैं। इससे होता क्या है? वो बड़े लोग जिनके ऊपर टैक्सेस पड़ने चाहिए, मैं जिसके ऊपर टैक्सेस पड़,
एक मिनट रुक जाएं जी। अब मोबाइल से ऑनलाइन हूं तो वो मोबाइल पे कॉल आती है तो ये सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था मिनरल डिपॉजिट्स। अब ये सारे फिगर्स आपने कलेक्ट करने हैं। पाकिस्तान के पास आयरन ओर्स कितनी है, पाकिस्तान के पास कोल कितना है, पाकिस्तान के पास मार्बल्स कितने हैं, मिनरल डिपॉजिट्स आपने सर्च आउट करने हैं। हमारे पास मिनरल डिपॉजिट्स डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ऑब्वियसली कोयला जब आप कुछ अरसे तक एक्सट्रैक्ट आउट नहीं करते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वो उतना यूजफुल नहीं रह सकता, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर आपके पास एक सहूलत मौजूद है, यू शुड यूज इट। तो हमारे मिनरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर रहे। फिर हमारी लैंड ओनरशिप की अगर बात करें, हमारे पाकिस्तान की टोटल वर्कफोर्स का 44% हिस्सा एग्रीकल्चर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हम 100 बंदे हैं टोटल पाकिस्तान में काम करने वाले, उनमें से 44 बंदे, 44 बंदे सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं और 66 बंदे बाकी कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कोई सर्विसेज सेक्टर में, कोई इधर है, कोई उधर है, वो सारे काम करें। यानी कि सबसे बड़ी जो वर्क फोर्स है हमारी, जो लेबर फोर्स सबसे बड़ी है, वो एग्रीकल्चर में काम कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी लैंड ओनरशिप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली अनइक्वल है। देयर इज वाइड स्प्रेड टेनेंसी। टेनेंसी क्या होती है, मेरे पास जमीन है, फॉर एग्जाम्पल 1 एकड़ मेरे पास जमीन है, ठीक है, लेकिन मेरा एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, या गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई है, गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने उस 1 एकड़ के लिए, 10 एकड़ के लिए, मुरब्बे के लिए, 100 एकड़ के लिए कुछ बंदे हायर किए हुए जो कि वहां पे काम कर रहे हैं। उन बंदों को मैं महीने का पर पर्सन 10,000 रुपए दे देता हूं। अब उससे जो आउटपुट हो रही है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। एक और सिनेरियो है, वो सिनेरियो क्या है कि वो जो 100 एकड़ की जमीन है वो उन 10 बंदों में डिवाइड कर दो जो काम ही वो कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी ही एग्रीकल्चर से आती है, जिनको पता है कि हम इसमें जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हमें फल मिलेगा। हम 10,000 पे रिस्ट्रिक्टेड होकर नहीं रहेंगे, हम चाहे तो इससे 50,000 भी कमा सकते हैं, हम चाहे तो इससे लाख भी कमा सकते हैं एकड़ से। जितनी ज्यादा हम उसके ऊपर मेहनत करेंगे, उनको टेनेंट से निकालकर ओनरशिप के राइट्स दे दिए जाएं, चाहे 100 साल के लिए दें, 200 साल के लिए दें, जितना भी आप उसको देना चाहते हैं। खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। उससे होगा क्या, आपकी आउटपुट बढ़ेगी। 23% आपकी जीडीपी का, जो आपकी टोटल पाकिस्तान जितना अर्न कर रहा है, मिसाल मैं आपको देने लगा हूं, उसका 23% आप एग्रीकल्चर से लेते हो। तो वो 23% से बढ़कर पता नहीं कितने परसेंटेज पे चला जाए। अगर वो टेनेंसी को आप कम करें, यानी कि जो आपने रेंट आउट की हुई हैं, ठेके पे दी हुई हैं, दिहाड़ी पे दी हुई हैं, या तनख्वाह पे जो जमीनें रखी हुई हैं, वो कम करके ओनरशिप बढ़ा दीजिए। जो लोग लेबर फोर्स जिनकी काम एग्रीकल्चर में कर रही है, उनको ओनरशिप दे दीजिए, वहां से आपकी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक तरीका है। फिर A lot is done in policy making। हमारे मुल्क में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग पॉलिसी मेकिंग बहुत एफिशिएंट है इस काम में। ये कानून बना दो जी, ये नया डिपार्टमेंट बना दो जी, ये भर्तियां कर लो जी, ये नौकरियां दे दो जी, ये कर लो जी, वो कर लो, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आता। हमारी तालीमी पॉलिसियां देख लें, हर 5 साल की, 10 साल की, 30 साल की तालीमी पॉलिसियां, जमीन पे हमें नजर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। A lot is done in the name of policy making, but least is seen on the ground। फिर हमारे जो लोकल बिजनेसमैन हैं, उनके लिए हम अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मेरे पास अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। वो 10 लाख पड़े पड़े कोई अंडे तो नहीं दे रहे, ठीक है, उनका मुझे कोई मतलब, पड़े हुए पैसों का मुझे कोई फायदा नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी दे, 10 लाख दीजिए, आपको महीने का 10,000 रुपया मिलेगा, आपको महीने का 20,000 रुपया मिलेगा, आपको महीने का, आपकी इन्वेस्टमेंट अपनी जगह सेफ है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए, गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए। उससे होगा क्या,
ये बिल्कुल छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, इन्वेस्टर्स की मिसाल नहीं दे रहा, बिजनेसमैन की मिसाल नहीं दे रहा, ये उस मनी की सर्कुलेशन की मिसाल है जो मनी बैंक में पड़ी हुई है। अगर उसी को सर्कुलेट करें, वो 10 लाख रुपया मार्केट में आए, उसके ऊपर टैक्स जनरेशन हो, रेवेन्यू जनरेशन हो, मुझे फायदा मिले, बहुत से लोगों को नौकरियां मिले, पता नहीं किधर वो चला जाए। लेकिन ऐसी कोई पॉलिसीज ही नहीं है। मुझे पता है 10 लाख रुपए से कोई बिजनेस ही नहीं शुरू हो सकता। मैं वो 10 को 15 करने की कोशिश में, वो 15 से 20 हो जाएगा, 20 से शायद मेरा कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाए, मैं कोई सेकंड सेटअप क्लिनिक का स्टार्ट कर लूं। अब अगर उसी 10 में मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज मिले, लोकल बिजनेसमैन हैं, उनके लिए टैक्स में छूट दीजिए, टैक्स में रियायत दीजिए, आप टैक्स फ्री जोन्स बना दीजिए, इंडस्ट्रियल जोन बना दीजिए, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। हमें पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं। फिर मनी लॉन्ड्रिंग हमारी यहां पे बहुत ज्यादा है, वो तो आप लोग इधर उधर सुनते ही रहते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे ये सारे करते रहते हैं। एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, आज भी 21वीं सदी में भी एटमी मुल्क होने के बावजूद भी हमारे मुल्क की बिजली पूरी नहीं होती। इतनी ज्यादा निकम्मी हालत है ना ये स्टेट की और स्टेट मशीनरी की कि बिजली पूरी नहीं कर सके। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज, जो लोकल इंडस्ट्री थी, या वो क्लोज हो चुकी थी, अभी वो दोबारा एस्टेब्लिश हुई हैं, फैसलाबाद इधर उधर उन लोगों ने दोबारा काम करना शुरू किया है, या फिर वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे। फिर हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी पॉलिटिकल सर्टेनिटी के साथ बहुत लिंक्ड होती है। आपकी पॉलिटिक्स कितनी मजबूत है, आपके मुल्क के अंदर पॉलिसी मेकिंग एक ही इदारे के पास कितने अरसे तक रहती है, ये बहुत मैटर करता है। मतलब अगर मैं एक जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, मेरे क्लिनिक के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आर्मी की वेलफेयर शॉप्स हैं, वहां पे आर्मी का एक वो पीछे रेजिडेंस है और उसके साथ ही वेलफेयर शॉप्स हैं। अब मुझे ऑफर हुई कि वो आर्मी की वेलफेयर शॉप, बड़ी अच्छी शॉप्स बनी हुई, वो ले लें। मैंने कहा ठीक है, मैं ले लेता हूं, मैं वहां पे क्लिनिक बना लेता हूं। इस जिस जहां पे अभी मेरा क्लिनिक है उससे वो बड़ी अच्छी कंडीशन में थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब ब्रिगेडियर चेंज होगा, नया ब्रिगेड कमांडर आएगा, तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। क्या हुआ, अनसर्टेनिटी आ गई, अनसर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी मेकर्स, अनसर्टेनिटी ऑफ पावर या अथॉरिटी। जो ऊपर आके बैठेगा वो कोई पता नहीं मुझे बैठने देगा कि नहीं बैठने देगा, मैं फिर वहां पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा जी। और वो दुकानें अब भी सिर्फ इस एक वजह की वजह से अब भी वो दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, कोई भी वहां पे नहीं आता ना। मतलब कोई बंदा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। लोग 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उन्हें उम्मीद होती है कि हम लोग आगे जाएंगे, मजीद इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाएंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से मुराद ये है, कभी भी खतरा है जी मार्शल लॉ लग जाएगा, कभी भी खतरा है जी प्रॉब्लम हो जाएगी, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, यहां पे स्टेट मशीनरी सारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देंगे जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। फिर आखिरी आर्गुमेंट कि हमारे यहां पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं है एंड एलोकेशन नहीं है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं। मैं एक आरएचसी में जॉब करता था, रूरल हेल्थ सेंटर। अब वहां पे सालाना 10 लाख रुपया हमें बजट आता था, जिसमें हमने अपनी स्टेशनरी, उस हॉस्पिटल की पेंसिलें, कॉपियां, ये चीजें, उसी 10 लाख के अंदर हमने रिपेयरिंग, जिसमें बल्ब, कुर्सियां, कोई चीज टूट गई है, कोई फूट गई है, कुछ इस तरह की, वो करनी है। उसी 10 लाख के अंदर हमने जो एंटरटेनमेंट बजट होता है वो भी मैनेज करना है। अब 10 लाख इज मोर देन इनफ फॉर अ रूरल हेल्थ सेंटर इस काम के लिए। मेडिसिन अलहदा वो गवर्नमेंट ने देनी है, तनख्वाहें गवर्नमेंट ने देनी है, और इक्विपमेंट गवर्नमेंट ने देना है, इस तरह की सारी चीजें गवर्नमेंट के जिम्मे। ये सिर्फ ये समझ लीजिए रिपेयरिंग और इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। अब होता क्या था, एक सेकंड रुकिएगा, होता क्या था, हमें जनाब पेंसिल खत्म हो गई है, वो एसएमओ साहब को बोला सर जी पेंसिलें चाहिए, ओ यार मंगवा लो बाहरों दुकान तो 5 रुपए की पेंसिल आ जानी। अब 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एसएमओ साहब का दिल नहीं कर रहा वो पैसे हिलाने के लिए, पैसे लगाने के लिए। पर्ची फिल करनी है, वो भेजना है, वो क्लर्क के थ्रू आपने अकाउंट्स ऑफिस में वो सारे मामला, मतलब ऑफिशियल चीजें होती हैं, ऑफिशियली आपने उनको लेकर चलना होता है। लेकिन रिसोर्स को मोबिलाइज ही नहीं किया जा रहा। वो होता क्या था, बाय एंड ऑफ द ईयर 10 में से 6 लाख वापस चला जाता था।
वो 4 लाख सिर्फ यूज होता था, वो भी मजबूरी के तहत कि मोटर खराब होगी है, अब वो एसएमओ साहब ने अपने जेब से तो नहीं निकालने, ठीक करवा लेनी है, फिर वो गवर्नमेंट ने उसके पैसे देने। इस तरह की जो मजबूरी वाले काम होते थे वो करवा लेने, बाकी नहीं करवाने। अब वो जो 6 लाख रुपया अकाउंट में पड़ा रहा, जो कहीं एलोकेट ही नहीं हुआ, जो अगर वो 6 लाख यूटिलाइज होता, किसी की तनख्वाह उसमें से निकलती, किसी की दिहाड़ी निकलती, किसी को किसी दुकानदार को उसमें से हम उससे कोई चीजें खरीद रहे हैं, पेंसिलें खरीद रहे हैं, कॉपियां खरीद रहे हैं, तो सर्कुलेशन होती मनी की, अगेन उसमें से टैक्स जनरेशन होता। जितनी सर्कुलेशन होती है उतना फायदा होता है। इस्लाम में भी बेसिकली जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम का, वो यही है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट है इस्लाम, पैसे जोड़ने के खिलाफ है। पैसे सर्कुलेशन में रहने चाहिए, जितने सर्कुलेट होंगे उतना ही फलाह, रियासत फलाही बनती जाएगी। तो ये भी हमारी प्रॉब्लम है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और एलोकेशन नहीं होती। अब हमेशा याद रखिए, मैं जितने भी लेक्चर दूंगा, आपने सिर्फ इस चीज पे रिलाई नहीं करना कि सर ने जो पढ़ा दिया दैट इज इनफ। नथिंग इज इनफ इन सीएसएस। मैं जो पढ़ाऊं उसके अलावा आपको कहीं से डाटा मिले, इंफॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, विजडम मिले, वो जरूर लीजिए और उसको अपने इन आर्ग्यूमेंट्स में, इन पॉइंट्स में ऐड अप कीजिए। और जितने एनहांस्ड और बेहतर नोट्स आप बना सकते हैं उतने बनाइए। हमेशा याद रखिए, रेडीमेड मटेरियल पे आपने रिलाई नहीं करना। JWT, इल्मी, डोगर, इनकी किताबों पे भी रिलाई नहीं करना। खुद से रिसर्च कीजिए, ऑनलाइन रिसर्च कीजिए, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़िए, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स की किताबें खरीदिए और फिर